हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आज का जो दिन है वो बहुत अहम है। आज एक खास कार्यक्रम मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं क्योंकि आज है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। ब्रेन ट्यूमर हमें ऐसा लगता है हमें तो कभी भी नहीं होगा क्योंकि ये तो एक बहुत ही ज्यादा घातक बीमारी है, लेकिन शायद हम ये नहीं जानते हैं कि इसकी शुरुआत भी छोटे मोटे दर्द से होती है। आज इसकी ढेर सारी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर कमल वर्मा हैं, जो कि डायरेक्टर है न्यूरो सर्जरी फोर्टिस हॉस्पिटल फरीदाबाद, और करेंगे इनका स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में। थैंक यू भावना, थैंक यू मानव रचना। एंड जैसे भावना आपने बताया कि वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे है जो हम हर साल 8 जून को मनाते हैं। इस डे का मकसद ही यही है कि ब्रेन ट्यूमर जैसी घातक बीमारी के बारे में हम समाज के जागरूक कर सकें, उनको अवेयर कर सकें, उनके जो भ्रम हैं, मिथ्स हैं, उनको दूर कर सकें ताकि जल्द से जल्द इस तरह की बीमारी का डायग्नोसिस हो सके और भरपूर अच्छे तरीके से उसका इलाज हो सके। अब डॉक्टर साहब, पहला सवाल जो मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर हम ब्रेन ट्यूमर की बात करें तो मुझे बताइए, ब्रेन में ट्यूमर होना और शायद एक छोटा सा ट्यूमर की शुरुआत, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से होती है और इनिशियल इसके सिम्टम्स कैसे होते हैं? ट्यूमर जैसा कि शरीर के किसी भी भाग में हो सकता है, उसी तरह से ब्रेन में भी हो सकता है। ट्यूमर का मतलब होता है किसी भी ग्रुप ऑफ सेल्स का एबनॉर्मली ग्रो कर जाना। हमारे शरीर में किसी भी सेल की ग्रोथ और डेथ बड़ी कॉमनली होती है। हमारे बाल बड़े होते हैं, हमारे नेल्स बढ़ते हैं, हमारे स्किन पे झुर्रियाँ पड़ती हैं, धीरे धीरे दांत गिरते हैं। इस तरह से हमारे हर ऑर्गन का कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होती है, कुछ ना कुछ गिरावट होती है। लेकिन जब ये सेल्स की ग्रोथ अनकंट्रोल्ड हो जाती है, जब वो अपने कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं, तो वो बढ़ बढ़ के गांठ का रूप ले लेते हैं, जिसको हम आम भाषा में ट्यूमर बोलते हैं। ये ट्यूमर कैंसरस भी हो सकते हैं, लेकिन नॉन कैंसरस भी हो सकते हैं। सभी ट्यूमर कैंसरस नहीं होते हैं। जब ये ट्यूमर ब्रेन में हो जाते हैं, ब्रेन के किसी हिस्से में हो जाते हैं, तो उसको हम ब्रेन ट्यूमर का नाम देते हैं। ब्रेन ट्यूमर के जैसे आप पूछ रही हैं कि उसके लक्षण क्या हैं, कैसे मालूम पड़ेगा कि हमको या हमारे किसी परिजन को इस तरह की बीमारी हो सकती है, तो मैं समाज को बोलना चाहूँगा, ब्रेन ट्यूमर के लक्षण 2 तरीके से होते हैं। एक होते हैं दिमाग के अंदर ट्यूमर के वॉल्यूम की वजह से, प्रेशर की वजह से। दूसरे होते हैं कि वो दिमाग के किस हिस्से पर है, उस हिस्से की वजह से। प्रेशर की वजह से जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं, वो सिम्टम्स होते हैं हेडेक, सिम्टम्स होते हैं वॉमिटिंग, दौरा पड़ना, जैसे मिर्गी का दौरा किसी को पड़ता है, एपिलेप्सी जिसको आप बोलते हैं। तो ये जब कॉम्बिनेशन में आते हैं एक दूसरे के, तब हमें शक होता है, क्योंकि अकेले तो सिरदर्द सब दुनिया को होता है, हम सबको सिरदर्द होता है। हर सिरदर्द में हम ट्यूमर कर करके नहीं भय फैला सकते, मगर जब सिरदर्द के साथ में अनकंट्रोलेबल वॉमिटिंग्स हों, जब सिरदर्द के साथ में हमको और सिम्टम्स आए, जैसे कि हमको दौरा पड़ना शुरू हो जाए या किसी हाथ पैर में कमजोरी हो जाए, तब जरूर हमको सचेत होना चाहिए कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द ब्रेन एंड वन शुड गेट इट डायग्नोस्ड। सर दर्द, मिर्गी का दौरा पड़ना, आँख की रोशनी कमज़ोर होते चले जाना, हमारे चलने फिरने के बैलेंस में खराबी आना, मेमोरी लॉस हो जाना, सोशल इनहिबिशंस होना, हमको ये मालूम नहीं पड़ना कभी कभी पेशेंट को कि हमको कहाँ पे यूरिन पास करना है, कहाँ नहीं करना है, किससे कैसे बात करना है, नहीं बात करना है, कभी कभी वायलेंट बिहेवियर्स हो जाना, एक तरफ के हाथ पैर में कमज़ोरी हो जाना। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जिनसे कि हमको ब्रेन ट्यूमर का शक पैदा होता है। सिर्फ सर दर्द तो नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स डॉक्टर साहब ने बताए हैं जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि कहीं हमारे ब्रेन के फंक्शन में थोड़ी सी परेशानी है। अब बात करते हैं डायग्नोस की। मान लीजिए इस प्रकार के सिम्टम्स हैं, तो सबसे पहले हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं और अगर हम कहते हैं कि हमें सर दर्द है, तो डेफिनेटली वो हमें किसी ना किसी प्रकार की कोई दवाई देते हैं। लेकिन इन इन्वेस्टिगेशंस का समय कब आता है? देखिए, जब भी कोई पेशेंट हम लोग के पास आते हैं या किसी भी डॉक्टर के पास आते हैं, तो एक भ्रम है सोसाइटी में कि हम किसी न्यूरोसर्जन के पास जाएंगे या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो सबसे पहले हमें बहुत महंगी जांच लिख देंगे, एमआरआई लिख देंगे। एंड ये भय या ये भ्रम डिटर करता है, उसको रोकता है हमारे पास आने से, जो कि सच नहीं है। कभी भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो पहले आपसे आपकी स्टोरी सुनता है, जिसको हम मेडिकल भाषा में हिस्ट्री टेकिंग बोलते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि आपका सर दर्द कैसा है। बहुत कॉमन सर दर्द होते हैं, फैमिलीज में रन करते हैं। आंख की रोशनी खराब होने की वजह से सर दर्द होता है, बच्चों को स्कूल में ज़्यादा पढ़ाई या ज़्यादा कंप्यूटर में देखने से सर दर्द होता है, माइग्रेन की वजह से सर दर्द होता है। तो हर सर दर्द में कोई महंगी इन्वेस्टिगेशन कराई जाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो वंस वी टेक द हिस्ट्री, उसमें हमें कुछ पॉइंटर्स मिलते हैं कि यस, दिस इज एन एटिपिकल हेडेक। ऐसा नॉर्मल हेडेक नहीं है, इनको कभी जीवन में हेडेक नहीं, और आज सडनली इनको पिछले 1 महीना से 2 महीना से बढ़ते जा रहा है हेडेक, उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ते जा रही है, वो दवाई से ठीक नहीं हो रहा है। या साथ में, जैसे मैंने पहले कुछ और लक्षण बताए, उनमें से किसी लक्षण का साथ में एसोसिएटेड होना, तब हम शक की बिना पर हम कुछ डायग्नोसिस पे जाते हैं। उस डायग्नोसिस के लिए हमें सीटी स्कैन या कभी कभी ब्रेन का एमआरआई, ये 2 बेसिक टेस्ट होते हैं जिससे हम ब्रेन के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं।
सीटी और एमआरआई एक किस्म के कैमराज हैं जिसके अंदर हम ब्रेन की तस्वीर खींच लेते हैं या किसी भी भाग की तस्वीर खींच लेते हैं और उस तस्वीर को हम देख लेते हैं कि वो नॉर्मल है या उसमें कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी हमको मिल रही है। तो दोस्तों, अगर आपको गलती से भी कभी कोई डॉक्टर किसी भी प्रकार की इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं ना, तो आपको खुश होना चाहिए कि आपके बॉडी को इन्वेस्टिगेट करके वो आपको सही सलाह दे पाएंगे। और अगर आप उन लोगों में से हैं जो डॉक्टर्स की इन्वेस्टिगेशन लिखने के बावजूद भी उन इन्वेस्टिगेशंस को फॉलो नहीं करते और बचते रहते हैं, तो आप अपनी बीमारी को बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर साहब, अब एक बड़ा अहम सवाल, कौन ऐसे लोग हैं जो प्रोन हैं जिन्हें ब्रेन ट्यूमर हो सकता है? क्या कुछ हमारी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स या फिर हमारी आदतें ऐसी होती हैं जो हमें यहाँ लीड करें? ये एक सवाल इसलिए ज़रूरी बन जाता है कि इसके साथ कुछ भ्रम भी ज़रूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कि बहुत लोग सोचते हैं कि बहुत देर तक मोबाइल फ़ोन पे बात करने से ब्रेन ट्यूमर शायद हो सकता है, जो सच नहीं है। अभी तक हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा देर तक हेडफोन्स या मोबाइल फ़ोन्स पे काम करने से हमको ट्यूमर होने की संभावना बढ़े, ऐसा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। मैं इसको नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करें, उसके और नुकसान अलग हैं, पर ट्यूमर उन नुकसानों में से एक नहीं है जी। लेकिन अगर हम बात करें लाइफस्टाइल में कोई ऐसे रीज़न जिससे हम ब्रेन ट्यूमर के लिए ज़्यादा प्रोन हो सकते हैं, वो सभी ट्यूमर के जो रीजंस हैं, जैसे स्मोकिंग, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्री डिस्पोजल फैक्टर फॉर एनी सॉर्ट ऑफ ट्यूमर इन द बॉडी, स्पेसिफिकली ब्रेन ट्यूमर्स। अदर देन दैट, अल्कोहल इंटेक हमारा, कभी कभी हमारे को एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस, रेडिएशन एक्सपोजर, जो लोग रेडिएशन के एरियाज में ज़्यादा काम करते हैं इंक्लूडिंग वी डॉक्टर्स, तो हमारा रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से हमको ट्यूमर्स होने की इंसिडेंस या संभावना आम जनता से थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। और जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, कुछ ट्यूमर्स जो फैमिली में रन करते हैं, उसका हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं है। अदर देन दैट, हमारे खान पान की वजह से या हमारे रहन सहन की वजह से, ज़्यादा देर कंप्यूटर पे काम करने की वजह से, देर रात जागने की वजह से, इन सब का ट्यूमर होने या नहीं होने पे कोई बहुत ज़्यादा डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने कहा जेनेटिक फैक्टर, और जेनेटिक फैक्टर में मान लीजिए हमें पता लगता है कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को या पेरेंट्स को कभी भी किसी भी प्रकार का कोई ट्यूमर रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स को कितने समय में अपनी जांच करवा लेनी चाहिए? देखिए, अभी तक प्रिवेंटिव इन्वेस्टिगेशंस का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है क्योंकि उसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस हमको नहीं मिला है। हम उससे बहुत ज़्यादा ट्यूमर्स डायग्नोज कर पाते हों, ऐसा नहीं है। तो हमेशा हम ये बोलते हैं कि जब कोई ट्यूमर की हिस्ट्री फैमिली में है तो वो अपने सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करें। आमतौर पर आपको हेडेक होगा तो हो सकता है आप 6 महीने तक डॉक्टर के पास नहीं जाए, अपनी दवाई लेते रहे, उसको माइग्रेन समझें, कुछ और समझें। मगर यदि फैमिली में ऐसी कोई हिस्ट्री है तो अर्लीस्ट सिम्टम जब भी आपको आ जाए, या मान लीजिए आपको हेडेक आ जाए, भूख कम लग रही है, आपको नींद ठीक नहीं आ रही है, आपके लाइफस्टाइल में कुछ भी चेंज आ रहा है जो आपको लग रहा है ठीक नहीं है, तो उसको नज़रअंदाज नहीं करें, उसको जल्द से जल्द जरूर इन्वेस्टिगेट कराएं। और उस समय डॉक्टर्स को भी ज़रूर बताएं कि हमारी फैमिली में हिस्ट्री है, ताकि वो डॉक्टर भी उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियसली आपको देखे और उसको अर्ली इन्वेस्टिगेट कराए। इन्वेस्टिगेशन के साथ एक और पैराडॉक्स है हम लोग के साथ, अगर हम लोग एज स्पेशलिस्ट कोई इन्वेस्टिगेशंस नहीं लिखते हैं या नहीं कराते हैं फॉर व्हाटएवर रीजंस, तो बाद में हमको ये इल्ज़ाम सुनने को मिलता है कि आपने टेस्ट क्यों नहीं कराया, हम आपके पास आ गए थे। और यदि हम वो टेस्ट करा लेते हैं और वो टेस्ट नॉर्मल आ जाते हैं, उनमें कुछ नहीं निकलता है, तो फिर आपको मालूम है हमको उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ता है। बाकी कई बार मरीज कहते हैं कि हमको इतने महंगे टेस्ट होकर हमको कुछ भी नहीं मिला। तो मैं कहता हूँ ये दुखी होने की नहीं, खुश होने की बात है कि आपके टेस्ट हुए और उसमें कुछ नहीं आया। वाकई ये बिल्कुल सही बात है। अक्सर मैंने देखा है, खास तौर पर हम भारतीय, हमारी आदत है कि हम जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन या टेस्ट लिखा जाता है तो हम घबरा जाते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च होगा। बट आइडियली देखा जाए तो ये बहुत खुशी की बात है, अगर टेस्ट होता है और वो नॉर्मल निकलता है तो इसका मतलब ये है कि आप स्वस्थ हैं और आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट्स की। हम हमेशा कहते हैं डॉक्टर साहब की एडवांसमेंट हो रहा है और टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अहम रोल निभा रही है। इस प्रकार के ट्यूमर्स से अब हम अपनी लाइफ स्पैन को बढ़ा सकते हैं। खुदा ना खास्ता किसी को ट्यूमर हो जाए, तो मुझे बताइए कि उसका इनिशियल ट्रीटमेंट क्या रहता है? ब्रेन ट्यूमर की अगर मैं बात करूं तो ब्रेन ट्यूमर एक ऐसा शब्द है, ऐसी डायग्नोसिस है जो केवल मरीज के जीवन को नहीं रोकता है, उसके पूरे परिवार के जीवन को रोक देता है। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं, हेडेक जैसी एक नॉर्मल कंप्लेंट से यदि आप इन्वेस्टिगेट करा करके और उसमें आपको ट्यूमर जैसी बीमारी निकल आती है, तो उसी पल से आपके जीवन की, आपके परिवार की सारी प्लानिंग उथल पुथल हो जाती है, सब कुछ रुक जाता है। ऐसा लगता है कि डेथ सेंटेंस हमने पूरे परिवार को सुना दिया है। और एक दिमाग में ट्यूमर होने का मतलब ये भी है कि उसके बीमारी की वजह से भी, कभी कभी उसके इलाज की वजह से भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस, मरीज घबरा जाते हैं कि हम पैरालाइज हो जाएंगे, हम कोमा में चले जाएंगे, हमको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ जाएगी, आगे जाकर के हम अपने जीवन को कभी भी नॉर्मल नहीं जी पाएंगे, बोलने की शक्ति खराब हो जाना, आँख की शक्ति खराब हो जाना, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस ट्यूमर के साथ एसोसिएटेड होते हैं। अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं तो
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेन ट्यूमर स्टार्ट्स विद सर्जरी, क्योंकि हमको सर्जरी से उस ट्यूमर को उस जगह से निकालना है। उसके दो हमको एम होते हैं, एक तो प्रेशर कम करना, जब हम किसी भी चीज़ को वहाँ से निकाल देंगे तो उस जगह पे उसका जो प्रेशर इफेक्ट हो रहा है वो कम हो जाएगा, और दूसरा हमको डायग्नोसिस के लिए कोई चीज़ चाहिए। जब हम उस ट्यूमर को निकालेंगे और उसको फिर हमारे पैथोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, फिर वो उसकी ग्रेडिंग और स्टेजिंग हमको बता पाएंगे, जिससे हमको उसके आगे के फर्दर ट्रीटमेंट के बारे में मदद मिलेगी। सर्जरी अपने आप में भरपूर और कंप्लीट इलाज हो ट्यूमर का, ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है। कुछ ट्यूमर है जिनको सर्जरी से पूरा निकाल दीजिए, आपका इलाज खत्म हो गया, जीवन में दोबारा कभी नहीं आएंगे। लेकिन कुछ ट्यूमर ऐसे हैं जिनको आगे भी किसी इलाज की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि रेडियोथेरेपी की जरूरत पड़ेगी, कीमोथेरेपी की जरूरत पड़ेगी, या एटलीस्ट कम से कम बार बार फॉलोअप की जरूरत पड़ेगी। समय समय पर आपको वापस से इन्वेस्टिगेट करके देखना है कि वापस वो बीमारी दोबारा तो नहीं आ रही है। दोस्तों, जिस प्रकार डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि इनिशियली आपको सर्जरी करवाना ज़रूरी है, और मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहां डॉक्टर्स जब सर्जरी की बात करते हैं तो पेशेंट्स घबरा जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो मैं चाहती हूँ आज हमारे सभी लिसनर्स को भी आप ये बताएं, क्या वाकई इट इज सो लाइफ थ्रेटनिंग कि लोग ऑपरेशन या सर्जरी से इतना ज़्यादा डरते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है। आज इतना मेडिकल एडवांसमेंट हो चुका है हर फील्ड में कि सर्जरी की वजह से कोई लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन हो जाना इज अ वेरी वेरी रेयर फिनोमिनन। जीवन में मैं ये बोलता हूँ कि सर्जरी करना बहुत एक कंट्रोल्ड तरीके से किया जाता है। बहुत साल की ट्रेनिंग के बाद एक इंसान को एक न्यूरोसर्जन की डिग्री उसको मिलती है, और जब वो एक मरीज का सर्जरी करते हैं तो उस सर्जरी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट इन्वॉल्व रहते हैं, फिजिशियंस इन्वॉल्व रहते हैं, सभी तरह की जांच की जाती है। ऑपरेशन भी जो आप देखें तो आजकल ब्रेन ट्यूमर के सभी ऑपरेशन सिर्फ हाथों से नहीं किए जाते हैं, उसके अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। सुनकर के मेरे श्रोता शायद हैरान होंगे कि अब हम ब्रेन ट्यूमर के बहुत मरीजों का ऑपरेशन उनको पूरे जागते हुए भी करते हैं, जिसको हम अवेक क्रेनियोटॉमी बोलते हैं। मरीज सर्जरी के दौरान अपना काम कर रहा होता है, लैपटॉप पे उसको हम टास्क देते हैं, वो टास्क कर रहा होता है। मेरे एक दो मरीज अपने ऑपरेशन के दौरान अपनी फैमिली से बात कर रहे होते हैं कि मेरा ऑपरेशन चल रहा है जी, ऊपर सिर में मेरा ट्यूमर निकाला जा रहा है और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ताकि हम उसका स्पीच टेस्ट करें, उसकी कैलकुलेशन, उसकी इंटेलिजेंस के साथ हम टेस्ट करने के लिए कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं जो सर्जरी के दौरान हम करते हैं। तो इतनी एडवांस सर्जरीज हो गई हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, रोबोटिक सर्जरीज की टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, कंप्यूटर असिस्टेड नेविगेशन की टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। जैसे आप अपनी कार में कहीं जाते हैं तो यू यूज नेविगेशन एंड गूगल मैप्स टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। सिमिलरली वी यूज नेविगेशन इनसाइड अवर ऑपरेशन थिएटर। Wherever we are operating, we can see our instruments being navigated on a big screen on the MRI of the patient कि हम गलत जगह पर तो नहीं जा रहे हैं। तो बहुत टेक्नोलॉजी है, सर्जरी बहुत सेफ है और बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी हो, आपको ये समझना है कि हमारा डर बीमारी से होना चाहिए, उसके इलाज से नहीं। यस, बहुत अहम बात कही है डॉक्टर साहब ने, और खास तौर पर मैंने ये सवाल आपसे भी से जानने की कोशिश की थी और डॉक्टर साहब से भी जानने की कोशिश की थी कि अक्सर ऐसा होता है लोग सर्जरी से घबरा जाते हैं और उसके बाद उस बीमारी को स्टेज पर ले जाते हैं जहां डॉक्टर्स के लिए भी उसका इलाज करना मुश्किल हो जाता है, और फिर हम ये कहते हैं कि इलाज मुमकिन नहीं है। सो दरअसल इलाज मुमकिन है अगर आप सही समय पर जाएं, और बार बार अर्ली इंटरवेंशन या फिर अर्ली इन्वेस्टिगेशन इसमें एक अहम रोल निभाती है। अब बात करते हैं डॉक्टर साहब लाइफ आफ्टर सर्जरी। सो मान लीजिए कि किसी पेशेंट की ब्रेन ट्यूमर के बाद सर्जरी होती है, कितनी आसान है लाइफ? ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है पॉजिटिव एटीट्यूड, जो खाली पेशेंट नहीं उसके पूरे परिवार को ज़रूरी है। तो जब हम एज ए डॉक्टर्स कभी कभी ब्रेन ट्यूमर के मरीजों को ऑपरेट करते हैं, मैं अपने कुलिस को भी ये समझाता हूँ, हम आपस में जब बात करते हैं तो भी ये बात करते हैं कि समटाइम्स वी टेंड टू बिकम मैकेनिकल, कि मरीज आया, उसका एमआरआई देखा, उसका ऑपरेशन किया, उसको दवाई लिखी, घर भेज दिया। वी हैव टू ट्रीट दी होल फैमिली। एक कनेक्ट बनाना ज़रूरी है। उनको कुछ समय काउंसलिंग की ज़रूरत है कि आपका ये बीमारी है, ये जानलेवा बीमारी नहीं है, ठीक है, इसका इलाज करना है, ऑपरेशन करना है, उसके बाद आपको ये प्रॉब्लम आएंगी। आपको हो सकता है सर में दर्द हो, आपको हो सकता है कुछ समय के लिए किसी हाथ पैर में कमजोरी आ जाए, या कई मरीज होते हैं जो बोलने की शक्ति खराब हो जाती है, उनको लिख लिख के अपनी बात समझानी पड़ती है या इशारों से अपनी बात समझानी पड़ती है। तो वी हैव टू प्रिपेयर देयर फैमिलीज फॉर दैट थिंग। इरिटेशन आता है, बिहेवियर में प्रॉब्लम्स आती हैं, डिप्रेशन आती हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए हमको उनको मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है। बट मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स डू वेरी वेल आफ्टर सर्जरी। यूजली हम 2 से 3 दिन के बाद मरीजों को अपने घर भेज देते हैं। थोड़ा फिजियोथेरेपी या रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइजेज उनको बराबर करना होता है। खाने पीने का कोई परहेज नहीं होता है, वो जैसे अपना पहले खा सकते थे वैसे ही ट्यूमर के बाद खा सकते हैं, सर्जरी के बाद भी खा सकते हैं। सर्जरी की बायोप्सी की रिपोर्ट कुछ दिनों में आती है ऑपरेशन के बाद,
उस पर डिपेंड करता है कि आगे हमें रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी देना है या नहीं देना है। देना है तो उसका एक शेड्यूल होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, उसको फॉलो किया जाता है। बट मोर और लेस पोस्ट सर्जरी लाइफ बहुत अच्छी चलती है, बहुत नॉर्मल चलती है, कॉम्प्लिकेशन फ्री चलती है, अनलेस कि वो ट्यूमर बहुत देर से हमारे पास पहुंचा हो या बहुत किसी ब्रेन के ऐसे लोकेशन में हो जहां से कोई कॉम्प्लिकेशन आए। बट मोर और लेस कॉम्प्लिकेशन आने का मोस्ट कॉमन रीजन इज डिले इन डायग्नोसिस एंड डिले इन ट्रीटमेंट। अब डॉक्टर साहब एक बड़ा अहम सवाल, जिस प्रकार आप बात कर रहे हैं और आप बता रहे हैं कि सर्जरी के बाद भी लाइफ पॉसिबल है, मुझे ये बताइए कि आज के ज़माने में अगर हम करंट सिनेरियो में देखें तो ट्यूमर्स और साथ के साथ कैंसर्स बहुत कॉमन हो गए हैं, एंड एज अर्ली एज छोटे छोटे बच्चों को भी। बट क्या ब्रेन ट्यूमर की भी कोई एज है? मतलब हम ये निश्चिंत रह सकते हैं कि ये 50 की उम्र के बाद होगा या 60 की उम्र के बाद होगा, या इसका डर और खतरा हमेशा बना रहता है? नहीं, इसमें मैं आपको कोई ऐसी गुड न्यूज़ नहीं दूंगा कि ये सिर्फ बुजुर्गों की ही बीमारी है। जी। ब्रेन ट्यूमर इमेजिन भी नहीं करेंगे आप, नवजात शिशु में भी मिलता है। मतलब जिसने अपने जीवन को भी शुरू भी नहीं किया है वो भी ब्रेन ट्यूमर या स्पाइन ट्यूमर के साथ जन्म भी ले सकते हैं। लेकिन ब्रेन ट्यूमर किसी भी एज में हो सकता है, मेल और फीमेल में इसका ऑलमोस्ट इक्वली इंसिडेंस है। अलग अलग ट्यूमर्स अलग अलग ब्रेन उम्र में देखे जाते हैं। जैसे कुछ कैंसरस ट्यूमर्स होते हैं जो बॉडी में कहीं और से ब्रेन में आते हैं, जिसको हम सेकेंडरी ट्यूमर्स बोलते हैं। किसी को लंग कैंसर है वो ब्रेन में फैल गया, या किसी को प्रोस्टेट कैंसर है वो ब्रेन में फैल गया, वो यूजली बड़ी उम्र में देखने को मिलेगा। हमेशा 50-60 साल की उम्र के बाद यूजुअली उसका डायग्नोसिस होता है। लेकिन कुछ ऐसे ट्यूमर्स हैं जिनका ज़्यादा इंसिडेंस बच्चों में होता है, छोटे बच्चों में। ब्रेन के पीछे का एक हिस्सा होता है जिसको हम पोस्टीरियर फोसा बोलते हैं। तो पोस्टीरियर फोसा के जो ट्यूमर्स हैं, जैसे कुछ ग्लायोमास होते हैं, कुछ एस्ट्रोसाइटोमास हैं, मेडुलोब्लास्टोमा नाम के कुछ ट्यूमर्स हैं, ये हमेशा छोटे बच्चों में देखने को मिलते हैं। और छोटे बच्चों में ट्यूमर होने का एक सबसे जो डिफिकल्ट पार्ट है कि वो अपने सिम्टम्स बता नहीं पाते हैं। उनका मेन कॉमन सिम्टम होता है इरिटेशन, एक्सेसिव क्राइम, ज़्यादा रो रहा है, खाना नहीं खा रहा है, बैलेंस खराब है, वो चल नहीं पा रहा है या चलना सीखा ही नहीं। तो वो सारे सिम्टम्स हमको सचेत करते हैं। कभी कभी बहुत छोटे बच्चों में जब ट्यूमर होता है तो उनके ब्रेन का साइज बढ़ता है। नॉर्मल बड़े आदमी का साइज नहीं बढ़ेगा, हेड उसका साइज फिक्स हो जाता है। पर छोटे बच्चों में अगर ब्रेन की कोई बीमारी आती है तो इंक्रीजिंग साइज ऑफ द हेड एक मोस्ट कॉमन सिम्टम है जिससे मान लेके आती है इसका सिर बड़ा होता जा रहा है। दोस्तों, अगर हम बात करें ट्यूमर्स की तो वी ऑलवेज थॉट कि ये एक बड़ी उम्र की बीमारी है। बट इमेजिन करिए कि अब तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये बीमारी एक बड़ी उम्र की है। अब तो एज स्मॉल एज और एज अर्ली एज 9 साल के बच्चों को भी या फिर नवजात शिशु को भी हो सकता है। तो इसके लिए सबसे बड़ा टूल है अवेयरनेस। अगर आपको इसकी जानकारी है तो आप इससे हमेशा बच सकते हैं। और जानकारी सबसे बड़ी चीज यही है कि आप समय समय पर अपनी जांच जरूर करवाएं। न जाने आपके कौन से सिम्टम कहाँ जुड़कर एक बड़ी बीमारी को दस्तक दे रहे हो और आप उसे रोक सकते हैं। बहुत सारी बातें आपसे जानी है डॉक्टर साहब, लेकिन आज वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे है और जितनी ज़्यादा अवेयरनेस हम लोगों को दे पाएं और हम उन्हें सचेत कर पाएं, वो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी और अहम है। जाते जाते मैं ये जानना चाहूँगी कि खुदा न खास्ता अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर हो जाता है तो क्या उसे इफेक्टिवली हैंडल करके वो एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं? बिल्कुल जी सकते हैं। अभी भावना जैसे आप बात कर रही थी प्रिवेंशन की, तो मैं उसमें उसी के चलते समाज को एक मैसेज और देना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपने शरीर को, अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं करें। सबसे ज़्यादा हम उसको इग्नोर करते हैं। हम अपने कार, अपने स्कूटर्स, बाइक का भी साल में 2 बार सर्विस करा लेते हैं, लेकिन हम अपने शरीर को कभी भी प्रिवेंटिव चेकअप्स में विश्वास नहीं करते हैं। तो वो जरूर करें। और जहाँ तक बात है कि ये डायग्नोसिस किसी के साथ भी हो सकता है, इंसान की एक प्रवृत्ति होती है, उसको हमेशा ही लगता है कि बुरी चीज़ सामने वाले को होगी, मुझे नहीं होगी। हमेशा कुछ भी बीमारी हो, लेकिन जब अपने ऊपर आती है, जब खुद को होती है, तब लगता है कि ये तो बहुत कॉमन है, किसी के साथ भी हो सकता है। पर अगर ये हो सकता है, निराश बिल्कुल नहीं होना है। मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी है और हम हिंदुस्तान में ऐसे देश में रह रहे हैं जिसमें मैं आपको ये खुशी से कह सकता हूँ कि मेडिकल टेक्नोलॉजी में कोई भी ऐसी सुविधा या ऐसी चीज़ नहीं है जो दुनिया में किसी कोने में हो और हमारे देश में ना हो। तो हमारा देश मेडिकली बहुत एडवांस्ड है और देश के कोने कोने में, सिर्फ मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत कोने कोने में, दूर दूर तक ये सभी सुविधाएं बहुत ईजिली उपलब्ध हैं। उनका फ़ायदा उठाएं। अपने आसपास की मेडिकल टेक्नोलॉजी सिर्फ आपके लिए है। वो सिर्फ इसलिए है कि हम इंसान के स्वास्थ्य को अच्छा रख सकें, उसकी बीमारियों को जल्दी डायग्नोस कर सकें, अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट कर सकें। और ब्रेन ट्यूमर के बाद स्वस्थ जीवन, नॉर्मल जीवन बहुत हद तक पॉसिबल है और बहुत कॉमनली पॉसिबल है। इससे बिल्कुल भी घबराएं नहीं और इसको ब्रेवली फेस करें।
जी हाँ, और सिर्फ डॉक्टर साहब ही नहीं, मैं ज़रूर चाहूँगी, एक बहुत ही प्यारी सी महिला है रुचिका महाजन, जो हाल ही में ब्रेन ट्यूमर से ग्रस्त हुई और उन्होंने अपनी सर्जरी करवाई। उनसे भी ज़रूर हम ढेर सारी बातें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका एक्सपीरियंस क्या था, और शायद उससे आप अंदाज़ा लगा सकें कि हमें अपने जीवन को स्वस्थ रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। रुचिका जी, आपको कब पता लगा कि आपको ब्रेन ट्यूमर हुआ और कैसे पता लगा? एक्चुअली लास्ट ईयर 2023 में मेरे बहुत ज़्यादा हेडेक रहता था और लो ग्रेड फीवर। तो हेडेक होता था, मैं नॉर्मल मेडिसिन ले लेती थी, बट एंड ऑफ द दिसंबर में से वो हेडेक टॉलरेट नहीं हो रहा था। तो हमने फिर सोचा कि एक बार डॉक्टर को दिखा देते हैं, और डॉक्टर्स को हमने जब दिखाया तो उन्होंने सिटी स्कैन और एमआरआई कराने को बोला। तो उसमें जो भी रिपोर्ट्स में आया, तो उन्होंने मेरी फैमिली से डिस्कस किया और रिपोर्ट्स मेरे हस्बैंड को शो करी और ऑपरेशन के लिए बोल दिया। लेकिन मेरी फैमिली और मेरे हस्बैंड ने घर पे नहीं बताया मुझे जी। कि क्या बेसिकली है क्या, और बस डॉक्टर ने शायद एकदम से बोल दिया था ऑपरेशन के लिए। और दोस्तों, ये आपकी जिंदगी में भी हो सकता है। मतलब हम इतनी एडवांस स्टेज पर अपनी बीमारी को लेकर जाते हैं कि हम ये रियलाइज ही नहीं कर पाते कि उस समय डॉक्टर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। आई मीन, अगर वो ऑपरेशन ना करें तो इसके अलावा कोई चॉइस नहीं होती। और इसीलिए मैं हमेशा आपसे एक ही बात कहती हूँ, अर्ली इंटरवेंशन, समय समय पर अपनी जांच जरूर कराएं और ऐसे छोटे छोटे सरदर्द को भी लाइटली ना लें। जब आपका ऑपरेशन हो गया और अब तो कुछ समय हो चुका है, तो मुझे बताइए अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? जी, मेरा ऑपरेशन हुआ उसके बाद पहले तो बायोप्सी हुई और फिर जी। मुझे पता चला, और मैंने नेट पे भी सर्च किया। जी। मेरे लिए खुद बहुत ज़्यादा टफ था ये कि इसको मैं बिलीव करूँ कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है, आई नो। और बट फिर भी बिलीव करना पड़ा। आई नो। देखो, जब हमें इस दर्द से डील करना पड़ता है तो शायद उस दर्द को बर्दाश्त करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। मैंने डॉक्टर से भी पूछा कि मुझे लगा कि शायद लास्ट स्टेज पे है, कितना टाइम है, जी। और लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा मत सोचो, आप पॉजिटिव सोचो और फैमिली में अपना अच्छा टाइम स्पेंड करो। जी। सो दोस्तों, देखिए, आसान नहीं होता है, लेकिन जिस प्रकार अगर आप समय पर डॉक्टरी सलाह ले पाएं तो आप अपने जीवन को एंजॉय कर सकते हैं। रुचिका जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब ये सारी प्रक्रिया हो रही थी, परिवार का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है और साथ के साथ अच्छी एक्सपर्ट एडवाइस, तो डॉक्टर्स के लिए क्या कहेंगी? कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? ऑल डॉक्टर्स वर गुड। डॉक्टर कमल वर्मा, डॉक्टर गौरव केसरी, और उन्होंने अच्छे से मोटिवेशन किया और सजेस्ट किया। देखिए दोस्तों, आज जिन आंसुओं को आप देख पा रहे हैं, ये आंसू किसी के भी आंख से निकल सकते हैं, ये दर्द किसी को भी आ सकता है, लेकिन उससे बचाव किया जा सकता है। आज है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। आज ही प्रण लीजिए कि आप अपनी समय पर जांच करवाएंगे और अपने छोटे से छोटे बॉडी के सिम्टम्स को भी लाइटली नहीं लेंगे। क्या कहना चाहेंगे उन सभी लोगों को जो आज आपको देख और सुन पा रहे हैं रेडियो मानव रचना के जरिए? मैं यही बोलूँगी कि कोई भी प्रॉब्लम होती है लाइटली ना लें, डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। क्योंकि हम लोग जैसे थोड़ी सी भी कहीं हेडेक है या नॉर्मल फीवर है या हमारे लेग्स में बॉडी में पेन है, तो हम नॉर्मली पेन किलर ले लेते हैं, बट वो एक लिमिट टाइम तक या 2-3 डेज, 4-5 डेज या 1 वीक तक ले, उसके बाद मुझे लगता है कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कितनी अहम बात है आज इनको ताकि हम। कोई भी प्रॉब्लम है वो स्टार्टिंग में ही पता चल जाए और इजीली मैनेज कर पाए, और आप जिंदगी के उस स्टेज पर ना आए जहां आपको ऐसा लगे कि अब हमारे पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं। आपके पास भी जिंदगी की खूबसूरत सी कहानी है, लेकिन इस कहानी को खुशियों से भरिए, बीमारियों से नहीं। तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी डॉक्टर साहब, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी। जाते जाते आज वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे वाले दिन आप सभी को क्या संदेश देकर जाएंगे? पहले तो शुक्रिया भावना एंड शुक्रिया मानव रचना, जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया ताकि मैं समाज से और कनेक्ट कर सकूँ। आपके माध्यम एक ऐसा माध्यम है जिससे हम 5 मिनट में एक ही जगह पर बैठकर पूरे शहर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, सबको अपनी बात समझा सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो मैं आपके जरिए समाज को यही बोलूँगा कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड से अपने जीवन को जिएं, अपने किसी भी लक्षण को इग्नोर नहीं करें। अपना सेल्फ मेडिकेशन एक हद तक ठीक होता है, लेकिन अगर 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद भी हमको लग रहा है कि हमारे सिम्टम्स नहीं ठीक हो रहे हैं, तो ज़रूर डॉक्टर की सलाह लीजिए। अपने हेल्थ केयर फैसिलिटी को कभी भी शक की नज़र से नहीं देखें। उन सब का एक ही मकसद है कि वो आपको और समाज को स्वस्थ बना सकें। सो बी सेफ, बी हेल्दी एंड लिव हैप्पीली। थैंक यू सो मच। बहुत ही खूबसूरत सा संदेश। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना ही आप बीमारियों से तो दूर रह सकते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ आपको समय समय पर डॉक्टर्स की सलाह लेना जरूरी है और सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी ना करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और जुड़े रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। आज से भावना दे रही है आपसे इजाजत। फील गुड, फील लाइफ।